मैं सोनिका इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट सपना मलिक जी, जो लीगल ईगल्स आई एक लॉ फर्म की फाउंडर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 20 साल के करियर में करीब 10,000 से ज्यादा केसेस को डील कर चुके हैं। मैम ने लॉ के ऊपर 2-3 बुक्स भी लिखी हैं, फैशन लॉ, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर और काफी बड़े बड़े नामी केसों को हैंडल किया है। तो आज मैम से जानते हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस जब इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं, जैसे देवी गौड़ा जी का केस उन्होंने डील किया है, रणजीत सिंह का केस उन्होंने डील किया है, कोंकणा रेलवे का एक केस उनके पास आया था। तो जब इतने बड़े नाम जुड़ते हैं तो किस तरीके का एक प्रेशर भी उसके साथ आता है, किस तरीके से वो उसको हैंडल करते हैं और क्या हर बार एक नए केस के साथ क्या हर बार एक नया चैलेंज आता है उनकी लाइफ में, क्या उस प्रोफेशनल लाइफ का असर जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। तो मैम से आज जानते हैं उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। बहुत अचीवमेंट्स हैं उनकी लाइफ में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैम की लाइफ। तो सपना जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Sonika ji. Thank you so much. I am delighted to be here. जी मैम। मैम, आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और बचपन कैसा बीता है आपका। तो मैं ये कहूँगी कि मेरा बचपन जो है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे और जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती थी तो हमें मतलब नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता था, नई जगह घूमने का। तो बचपन से ही आदत ऐसी हो गई कि न्यू चैलेंजेस को फेस करने की एक आदत हो गई, क्योंकि एवरी मतलब अगर आप हर पोस्टिंग में न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू स्कूल जा रहे हैं, तो आपको एक मतलब एक आपकी पर्सनालिटी में भी इसका फर्क दिखता है और आपको एक आदत पड़ जाती है एक नई तरह के मतलब हर बार न्यू फ्रेंड्स बनाना एक चैलेंज होता है। मतलब न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू स्कूल, सो दैट्स आल्सो अ चैलेंज। और वैसे हम लोग बुलंदशहर से डील मतलब बिलोंग करते हैं, मेरे फादर बुलंदशहर से थे। जी जी मैम, एजुकेशन में आपने क्या किया है। एजुकेशन में मेरी थ्रू आउट स्कूलिंग तो कॉन्वेंट से हुई है, इंग्लिश मीडियम में ही मैं पढ़ी हूँ, क्योंकि जितने भी स्कूल थे मैं बोर्डिंग में भी रही हूँ अजमेर में। मेरे फादर भी खुद वहाँ पढ़े थे, तो उन्होंने मुझे थोड़े दिन सेंट मेरीज, सोफिया, सेंट जोसेफ्स, तो इसी तरह के स्कूल्स। उसके बाद फिर कॉलेज में भी मीडियम इंग्लिश ही रहा और मैंने मेरिट यूनिवर्सिटी से ही किया है लॉ जी किया। उसके बाद उससे पहले मैंने मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस, आई हैड टॉप द यूनिवर्सिटी, तो आई एम अ गोल्ड जी मेडलिस्ट। और उसके बाद फिर मैंने लॉ किया और लॉ करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैंने सोचा कि बस मुझे अब यही करियर परस्यू करना है। उसके लॉ के साथ साथ जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वहां से मैंने कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिप्लोमा किया है और मैंने मास्टर्स इन बिजनेस लॉ भी किया है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से। जी मैम। तो ये आपको एडवोकेट ही बनना है, ये कब डिसाइड हुआ कि इसमें इंटरेस्ट आपका कहाँ से आया, लाइक कि नहीं, ये कब क्लियर हुआ कि मुझे लॉ में जाना है या फिर एडवोकेट बनना है। तो पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर मेरे को जब मैंने लॉ किया, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस किया है एज मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, अब अटेम्प्ट्स भी दिए कुछ सिविल सर्विसेज के। लेकिन फिर मुझे जब लॉ करा तो मेरे को ये लगा कि आई थिंक ये मतलब लीगल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं समाज की सेवा भी कर सकती हूँ। एंड एवरी डे मतलब इट्स अ थ्रिल टू बी अ लॉयर, बिकॉज हर दिन एक नया केस, नया आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने डिसाइड किया, और मेरे नाना भी लॉयर थे, तो वो थोड़ा मेरे लिए मतलब एक टर्निंग पॉइंट था, सो आई डिसाइडेड टू बी अ लॉयर। जी मैम, सबसे पहला केस आपका क्या रहा है। सबसे पहला केस मेरा मेरे फादर का ही था। उनका लैंड एक्विजिशन मैटर था जो एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया, और वो जी मैं जीती और उनको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन दिलाया। तो मुझे बहुत ही मतलब आई फेल्ट वेरी प्राउड, और उसी से मेरी मतलब एक और इंस्पिरेशन भी रहे वो कि भाई मैंने उनको इतने दिनों से, इतने साल से वो जस्टिस के लिए लड़ रहे थे
और वो जस्टिस मैंने उनको दिलाया। और उसके बाद फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैंने इनिशियली जो ज्वाइन भी किया था, इनिशियली जिनकी मैं जूनियर थी, मेरे जी सीनियर भी मतलब लॉयर्स प्रेसिडेंट हैं, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं। तो वहीं से मेरा जी। करियर शुरू हुआ। वाह, ये मतलब आपने पहला केस जो है वो अपने पिता के लिए लड़ा है और उसको जीता भी। तो बिल्कुल। लाइक पहला, जैसे सबसे पहला केस आपने अपने पिता का लिया, तो क्या वो चैलेंजेस आए? लाइक फर्स्ट केस में जो एक रहते हैं कि भाई केस मैंने ले लिया, किस तरीके से उसको डील करना है प्रैक्टिस के बाद, जब फर्स्ट केस आता है तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जो फर्स्ट टाइम आपने तो फील बिल्कुल किए? बिल्कुल उस पे बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि हमने एक सीनियर एडवोकेट को भी हायर किया था उस पे। और जी मैं भी अपीयर हुई थी उनके साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेरा तो पहला ही केस था, तो आई थॉट कि कोई एक्सपीरियंस्ड सीनियर को भी अपीयर कराना चाहिए। लेकिन वही जो जी एक चैलेंजेस होते हैं कि मैंने अपने फादर को बोला कि मैं जीतूंगी ये केस, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब यही था कि भाई अगर नहीं हुआ, या हमारा जो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं माना तो क्या होगा आगे। तो मतलब वही चैलेंज रहा, लेकिन अल्टीमेटली एक सीनियर के साथ में खूब मेहनत करके जब हम अपियर हुए, तो हमें अपने फेवर में ऑर्डर मिला, एंड वी वर वेरी हैप्पी। जी मैम। ओके, मेजरली आप किन केसेस में डील करते हैं? मेजरली हमारी वैसे तो हमारी लॉ फर्म जो है फुल सर्विस लॉ फर्म है, हम सब तरह के केसेस करते हैं। लेकिन जी सिविल सिविल केसेस, मेजरली सिविल, कॉरपोरेट, और जी सिविल करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, आर्बिट्रेशन भी करते हैं, लेबर मैटर्स करते हैं। तो और मैट्रिमोनियल, ये डिस्प्यूट्स मेजरली सिविल एंड कॉर्पोरेट है हमारा लिटिगेशन। जी मैम। तो अब तक के जितने आपके केसेस रहे हैं उसमें अब तक का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है आपके लिए? तो आपने ऐसे अराउंड तो 10,000 के करीब केसेस को डील किया है, अगर तो हम सबसे याद करें चैलेंजिंग तो कौन सा रहा है? जी अगर हम याद करें तो बहुत से चैलेंजिंग केसेस आए हैं हमारी लाइफ में, मतलब होता ही है, एक किसी भी लॉयर की लाइफ में बहुत से चैलेंजिंग केसेस होते हैं। तो उसमें जी कुछ केसेस हैं जिनके बारे में, कुछ के बारे में मैं आपको यहाँ पे मतलब शेयर करना चाहूंगी। एक केस तो ऐसा ही था कि जो मेरे पास आया, और वो केस मैंने फिर लेने से भी इनकार कर दिया, बिकॉज वो एक लेडी के रेप का केस था, जिसमें कि दूसरी साइड से मेरे पास आए थे कि हमें बेल चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें गैंग रेप का केस था, 30 लोग थे, तो वो मैंने लेने से ही इनकार कर दिया, बिकॉज जहां मेरा कॉन्शियस ही नहीं अलाउ कर रहा था। तो आई थॉट कि इनफैक्ट मैंने उनको ये बोला कि अगर आप कहीं बेल लगाएंगे तो मैं बेल कैंसिलेशन के लिए आपके अगेंस्ट आके आर्ग्यू करूंगी, ना कि मैं आपका केस लूंगी। दूसरा, एक हमने एक केस किया था एक चाइल्ड अब्यूज का, लेकिन वो उसमें गलत फंसाया गया था उसको, तो उसमें मैंने जी उसको बेल दिलाई, जिसमें कि पॉक्सो का केस था। पॉक्सो में इजीली बेल नहीं होती, आपको भी पता होगा, चाइल्ड अब्यूज के मैटर्स जी में इजीली बेल नहीं मिलती। तो उसमें मैंने थर्ड टाइम में अपने क्लाइंट को बेल दिलाई, और साथ में उसका हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फर्स्ट टाइम में ही उसका 7 इयर्स का सस्पेंशन भी वेव ऑफ करवाया, कैंसिल कराया। तो दैट वाज अ मेजर मेजर अचीवमेंट फॉर मी। जी मैम। जैसे अभी आपने बात करी कि गैंग रेप का केस आपके पास आया था, तो जब कोई लाइक आता है आपके पास अपना केस लेके और आपको ब्रीफ करता है कि ये कहानी है और आप हमारी तरफ से केस लड़िए, तो किस बेसिस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि हमें केस लेना चाहिए या नहीं? कौन से वो लाइक कॉन्शियस होते हो आप देख के किसी इंसान को कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो कौन से वो चीजें होती हैं जिनसे आप डिसाइड कर पाते हो कि हाँ, हमें इनके फेवर में लड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो एज अ लॉयर हम अपने क्लाइंट को यही बोलते हैं कि लॉयर और डॉक्टर से आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप अगर लॉयर और डॉक्टर से ही झूठ बोलेंगे, अपने लॉयर्स से झूठ बोलेंगे, तो हम आपको रिलीफ नहीं दिला पाएंगे। तो जो भी सच बात है, सबसे पहले तो आप वो हमें बताइए, और केस मेरिट्स पे होना चाहिए, फैक्ट्स ऑफ द केस बहुत जरूरी होते हैं। और जब हम केस को सुनते हैं या ब्रीफ सुनते हैं, केस की ब्रीफ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने मेरिट्स हैं और क्या मतलब डिसीजन क्या रहेगा अल्टीमेटली। तो जो हमें लगता है कि केस मेरिट्स पे है या डीमेरिट्स पे भी केस है, तो हम कोशिश करते हैं उसमें से बेस्ट ओपिनियन या बेस्ट रिलीफ अपने क्लाइंट को दिलाने का।
लेकिन कुछ केसेस जैसे मैंने बताया इस तरह के होते हैं, गैंग रेप का है, चाइल्ड अब्यूज़ का है, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जेन्युइन केस है या कुछ मर्डर का केस है व्हिच इज़ अ वेरी जेन्युइन केस, तो वो हम अवॉइड करते हैं ऑब्वियसली। मतलब मैं पर्सनली, मतलब जहाँ मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती वो केस मैं नहीं लेती, अदरवाइज़ तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को डेफिनिटली चाहते हैं कि हर केस में उनको रिलीफ दिलाया जाए। जी मैम, जैसे लाइक कोई केस होता है, कभी-कभी कोई इंसान डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे अभी एडवोकेट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई घटना जैसे आज हुई है और वो बंदा एडवोकेट के पास आया है 4 और 5 साल के बाद कि नहीं मुझे इस चीज़ के लिए अब लड़ना है, मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। तो क्या वो सारे फैक्ट्स आप कलेक्ट कर लेते हैं इतने दिन के बाद या फिर बहुत मुश्किल होता है उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना इतनी एक टाइम पीरियड के बाद? बिल्कुल, एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो एक लिमिटेशन एक्ट है हमारे को, मतलब लॉ में, सिविल प्रोसीजर में भी लिमिटेशन एक्ट है, तो ज़्यादातर हर केस का ज्यूरिसडिक्शन होता है जो कि 3 साल है। तो 3 साल के अंदर-अंदर आपको कोई भी केस फाइल कर देना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। अ, और क्रिमिनल का तो आपको केस जल्दी से जल्दी फाइल करना चाहिए, लेकिन फिर भी 3 साल दिए गए हैं। अगर आप 3 साल के बाद भी आते हैं और अगर कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से आप केस फाइल नहीं कर पाए उस टाइम पीरियड में, तो जी, आपको कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना पड़ता है। आपको रीज़न कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप किस वजह से, किस रीज़न से आप केस नहीं फाइल कर पाए थे, और अगर कोर्ट को वो लगता है कि ये जेन्युइन रीज़न है, तो कोर्ट उसमें रिलीफ भी देती है और उस केस को एडमिट भी करती है। मैं यही कहूँगी कि जी, ज़्यादा टाइम ना लेके आपको केस अगर फाइल करना है, तो आप एक बार, अगर नहीं भी करना या करना है, तो लॉयर से सलाह ज़रूर कर लें। वो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे कि कब आपको केस फाइल करना है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड से बाहर होते हैं फिर केसेज़, अगर आप टाइम पे नहीं करते केस फाइल। जी, बिल्कुल। हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो काफ़ी लेंदी है, जैसे आज किसी ने अपना केस फाइल किया है और उसको सालों लग जाते हैं, किसी-किसी की पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन फैसला नहीं होता, उसके बच्चे कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। तो एज़ ए एडवोकेट आपका इस पर क्या ओपिनियन है मैम कि ये जो हमारा न्यायिक सिस्टम है ये अभी जो चल रहा है वो एक बेहतर सिस्टम है या फिर उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल, देखिए काफ़ी बदलाव तो आए हैं समय से, और सोसाइटी जैसे लॉ जो है, वो चेंज होता रहता है जैसे-जैसे सोसाइटी चेंज होती है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो भी, जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, उसी तरह से लॉ भी इवॉल्व होता है। उसमें कुछ मतलब रूल्स और लॉज़ भी फ़ॉर्म करती है हमारी पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि नए लॉज़ हम लोग फ़ॉर्म करें और जो पुराने लॉज़ हैं, उनको रिपील करें। और मोदी, आपने देखा भी होगा, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने हमारी काफ़ी लॉज़ रिपील किए हैं जिनका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँगी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। देखिए जस्टिस जो है टाइम पे मिलना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको मिलना चाहिए रिलीफ। कि किसी भी केस का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए, इतने सालों कोई भी केस नहीं चलना चाहिए। और मेरा ख़्याल से हम लॉयर्स, जजेस और सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट, सभी लोग इस चीज़ जी, पे वर्क कर रहे हैं कि प्रॉपर टाइम फ्रेम हो और जल्दी से जल्दी केसेस एक्सपीडाइट करे जाएँ और एक टाइम फ्रेम के अंदर वो खत्म करके डिसाइड किए जाएँ। जी, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी, मैम, बहुत ज़रूरी है अ, ये। जैसे काफ़ी बड़े-बड़े नाम की हमने बात करी, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर देवेगौड़ा का केस आपने लड़ा था, जिसमें 4000 एकड़ की लैंड डिस्प्यूट को आपने डील किया था। तो जब इस तरह के बड़े नाम के केसेज़ आप लेते हैं, तो किस तरीके का एक प्रेशर रहता है या फिर मतलब जैसे कोई स इतना बड़ा केस आपके पास आया, तो क्या ब्रीफ सुनने के बाद आप जस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हम इस केस को लड़ेंगे या फिर लाइक टाइम लगता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साथ मीडिया भी इन्वॉल्व होगा और भी बाकी सारे प्रेशर साथ में होते हैं इतने बड़े नाम के साथ। तो कैसे आप लोग उस केस को डील करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? हाँ, तो देखिए जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है बड़े केस को लेने का, उतनी ही ज़िम्मेदारी, एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज़ अगर आप कित बड़े नामों के साथ, बड़े केस के साथ डील कर रहे हैं, तो आप में उसमें आपके सारे बड़े-बड़े लॉयर्स, ऑल लीगल्स वर देयर, मतलब जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें अपीयर हुए।
तो आपकी जिम्मेदारी और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है और आपको परफॉर्म करना पड़ता है एंड यू हैव टू शो एंड इट इज अ मीडिया हाईलाइटेड केस, मोस्टली मीडिया हाईलाइटेड केसेस होते हैं ये। तो आपको ये प्रेशर तो रहता ही है कि आपको परफॉर्म करना है, अकाउंटेबल रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और मतलब पर फिर भी उसके बावजूद आई विल से कि इट इज अ थ्रिल एंड इट इज मतलब पूरा एक्साइटमेंट और पूरे कहते हैं ना पूरी मेहनत के साथ हम लोग उस केस पे काम करते हैं। वैसे तो हर एक केस पे ही करते हैं बट अपनी जिम्मेदारी हमारी जो होती है, जी। बट हम बहुत अच्छे से उसको चाहते हैं कि उसमें रिजल्ट आए। दिस इज व्हाट वी जी। ट्राई टू डू। तो इस केस को कितने दिन में ये लाइक सोल्व आउट हो गया था, ये जो मिस्टर देवीगौड़ा का केस आपके ये लड़के? केस तो चला था, हाँ ये केस सुप्रीम कोर्ट में 2 साल के करीब चला था। जी। 2 साल के करीब तो चला जैसे था। ये 2 साल के करीब चला था, तो लाइक कभी ये हुआ है आपके साथ, किसी भी केस के साथ, पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे और काफी बड़े नाम के साथ आप जुड़े हुए हो, तो जब कभी कोई केस आया तो क्या कभी ऐसा हुआ कि अपोजिशन में से किसी ने धमकी दी हो या फिर डराया हो कि नहीं ये आप नहीं कर सकते हैं, या फिर इस केस को आप छोड़ दीजिए, तो किसी केस में ऐसा कोई कुछ हुआ है मैम? अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब जरूर ऐसा ऐसे केसेस हमने लिए हैं और मतलब मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर नाम वगैरह तो, पर हमने काफी केस ऐसे लिए हैं क्योंकि भी मैंने बताया कि मैं भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, पैट्रियोटिक हूँ, तो मैं डरती नहीं हूँ आसानी से। लोग मुझे पहले ही बोलते हैं कि आपके पास वो आएंगे, थ्रेट्स आएंगे, ये आएंगे मैम, और बाकी लॉयर्स भी जाते हैं, तो वो हमारे साथ ये सब चीजें नहीं है, तो मैं डरती नहीं हूँ, आई एम वेरी डेयरिंग। और ऐसी चीजें हुई भी हैं लेकिन फिर हमने मतलब ज्यादा उनको ध्यान नहीं दिया एंड वी टुक द केस और उसको हमने अंजाम पे पहुंचाया एंड हमने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाया। जी मैम। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह जी, जी टीवी, कोंकणा रेलवे, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, ये किस तरीके के केसेस थे और आपने किस तो प्रकार से इनको डील किया? महाराजा रंजीत सिंह का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में वेल्थ वेल्थ टैक्स का मैटर था, उनकी हेयरलूम ज्वेलरी का। क्योंकि वो महाराजा थे तो उनकी ज्वेलरी बहुत होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आती है बहुत ज्यादा, तो उसका मैटर जी। था। अब तो वेल्थ टैक्स अबॉलिश भी हो गया है, जैसे मैंने बोला कि लॉज रिपील होते जाते हैं, तो वेल्थ टैक्स इज अबॉलिश नाउ, बट वे बैक इन 2006-7 का केस है ये। तो उस वक्त हमने ये किया था सुप्रीम कोर्ट में और उनको रिलीफ भी दिलाया था। दूसरा जो कोंकण रेलवेज का केस था, वो अगेन कोंकण रेलवेज वाले केस में ये लैंड एक्विजिशन मैटर ही था कि कोंकण रेलवेज मतलब गोवा से रिलेटेड है एक्चुअली, ये कोंकण रेलवेज जी। कोंकण जो है वो गोवा से है, तो गोवा का केस था ये। और इसमें गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था रेलवेज के लिए लैंड, और हम जो थे, हमारे जो क्लाइंट थे वो जिनका लैंड एक्वायर हुआ था उनके लिए थे इसमें, तो उनको हमने एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन दिलवाया है इसमें। जी मैम, जैसे आप कोई केस लेते हैं तो क्या ज्यादा जरूरी होता है, केस को जीतना या फिर जस्टिस? केस को कई बार मतलब हम केस को जीतना तो जरूरी होता ही है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जीतना और हारना से ज्यादा जरूरी है कि जो 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 अग्रीव्ड है उसको जस्टिस मिले। ऐसा ना हो कि लोगों का मतलब विश्वास जुडिशियल सिस्टम पे और जजेस पे, और इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जो कहते हैं इतना मतलब फेमस है वर्ल्ड में भी, और तो उस पे हमारा हमारा ये वो रहता है कि मतलब एंडेवर हमारा यही है कि उस पे विश्वास रहे लोगों का और जस्टिस मिले क्लाइंट को। जी बिल्कुल मैम। तो आपकी जो लॉ फर्म है, लीगल ईगल्स आई, जो आपने उसकी शुरुआत करी है, उसकी शुरुआत कब और कैसे करी आपने? अपनी लॉ फर्म के बारे में कुछ बताइए मैम कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारी जो लॉ फर्म है हमने 2007 में ही स्टार्ट कर ली थी। 2007 से हम लोग हमारी लॉ फर्म, तो हमारी लॉ फर्म का मतलब हमारे 2 ऑफिस हैं, एक गुड़गांव में और एक दिल्ली में, और हम दिल्ली एनसीआर में केसेस करते हैं, सुप्रीम जी। कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सारे ट्राइब्यूनल्स जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, जी। और ऑल एरियाज में डील करते हैं। हमारे पास 15 से 20 इन हाउस लॉयर्स हैं और बाकी ऑफ काउंसिल्स हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ग्रेजुअली हम लोग पैन इंडिया केसेस हैंडल करते हैं, हाई कोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया अपियर होते हैं, और हमारे कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हमने 3-4 लोकेशंस पे स्टार्ट कर दिए हैं अभी, जैसे मुंबई,
बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। ओके, तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा मतलब लिंक्डइन अकाउंट भी है, हमारे फर्म का भी है लिंक्डइन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है। प्लस क्योंकि एज लॉयर्स को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो हमारा अपना लॉ फर्म का नंबर और ईमेल एड्रेस है, आप उस पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कैन पीपल कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली आल्सो। ओके, ये भी कोई लाइक ऐसा है, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला है कि एडवोकेट ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल, एडवोकेट्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ लिंक्डइन अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। इस तरह जैसे डिजिटल मार्केटिंग बाकी सोशल मीडिया पे करते हैं, उस तरह से लॉयर्स को अलाउड नहीं होता। ये तो बड़ी है। अकाउंट भी है, हमारे फर्म का भी है लिंक्डइन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है। प्लस क्योंकि एज लॉयर्स को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो हमारा अपना लॉ फर्म का नंबर और ईमेल एड्रेस है, आप उस पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कैन पीपल कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली। और ऐसे सर्च करेंगे तो हमारा नंबर आ जाता है ज़्यादातर, वो हमने किया हुआ है, हमारी लोकेशन, ऑफिस एड्रेस, ये सब दिया हुआ है, लेकिन वैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते लॉयर्स। ये बड़ी अजीब बात आज मुझे पहली बार पता चली है। हाँ, बिल्कुल। जी मैम, 20 साल का जो आपका करियर रहा है, प्रोफेशनल करियर, तो उसमें जो कुछ भी आपने अभी तक अचीव किया है, तो अभी भी आपको क्या लगता है कि कुछ बाकी है जो आपको करना था लेकिन आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, उसको आप इन फ्यूचर करना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि 10 अगले 5 साल में मुझे पिछले 10 साल का मतलब आई हैव टू एक्सपीडाइट, मतलब मेरे को लगता है कि शायद मैंने बहुत लेट कर दिया, और मुझे अभी बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है। और हर तरह के केसेस, और मतलब अब हम अभी पैन इंडिया प्रेजेंस बना रहे हैं अपनी, बट इंटरनेशनल केसेस भी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी हम करें। तो लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं क्या होता है आगे। बट अभी विजन बिल्कुल यही मैम। है कि अब सोसाइटी को गिव बैक भी करें, और अपना एक एनजीओ बनाएं जिसमें कि हम फ्री लीगल एड और एडवाइस और लॉयर्स दे सकें गरीब लोगों को। अभी भी हम प्रो बोनो केसेस कुछ करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ में कभी कोई रोल मॉडल रहा है जिसको आपने फॉलो किया हो, जिसके सिद्धांतों को आप मानते हैं? तो मैं रोल मॉडल तो यही बोलूँगी कि मेरे मेरे खुद के फादर मेरे रोल मॉडल थे। उन्होंने बहुत जी। मेहनत करी लाइफ में, तो उन्हीं से, प्लस मेरे नाना, जो कि मेरे नाना भी लॉयर थे, क्रिमिनल लॉयर रिनोन्ड, बुलंदशहर से। जी। तो मैंने उनको देखा नहीं, जबकि मतलब शायद आज वो होते तो बहुत खुश होते मुझे देखकर। बट वही है कि उनको, मैं वही है मेरे रोल मॉडल्स। जी। ओके मैम, लाइफ में कभी कोई पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कभी कोई ऐसा फेज आया अभी तक की आपकी लाइफ की जर्नी में जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए? तो पर्सनल लाइफ में तो देखिए, मेरे लिए जो थोड़ा सा चैलेंज मैं बताऊंगी, मेरी मदर जब मैं 11th में थी तब एक्सपायर हो गई थी। जी। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, मतलब मदर को लूज करना, ऐसे लगता था कि आप वल्नरेबल हो गए पूरी, मतलब कोई है ही नहीं, कुछ है नहीं आगे। तो वो थोड़ा, दैट वाज अ डिफिकल्ट पीरियड, बट कहते हैं ना कि भगवान शक्ति भी देता है, तो धीरे धीरे भी ओवरकेम। और अब हम सेटल्ड हैं, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे दो छोटे बहन भाई हैं, सभी अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी, दे आर ऑल सेटल्ड, गुड लाइफ दे आर हैविंग नाउ। जी मैम, लाइक जैसे आपका जो एडवोकेसी है, जो आपका ये करियर है, तो क्या कभी इस चीज का इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर भी आया? कभी कोई ऐसा केस रहा है जिसका पर्सनल लाइफ पे भी फर्क पड़ा हो, उसका इफेक्ट आया हो? हाँ, बिल्कुल, पर्सनल लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं, मतलब देखिए, आप कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप डील करते हो, तो आप आपकी खुद की पर्सनैलिटी आपको मतलब ना अच्छा फ़ील नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हो कि हम जो सोसाइटी की बुराइयाँ हैं,
उन्हीं से डील करते हैं। तो आप ना एप्रीहेंशन आपको होने लगता है, आप अपने बच्चों या अपनी फैमिली को भी मतलब आपको लगता है कि अरे ऐसा ना कुछ हो जाए, ऐसा कोई ना कर दे, कोई थ्रेटनिंग ना आ जाए, तो आप थोड़ा तो बस वही थोड़ा-सा चैलेंज रहता है, बट ऐसा कोई अभी नहीं हुआ, बट हाँ, मन में तो रहता ही है ये सब चीज़ें। तो क्या करते हैं आप इन सब से ओवरकम करने के लिए? किस तरीके से डील करते हैं? अपने आप को किस तरीके से कूल डाउन रखते हैं कि नहीं कितना भी बड़ा तो चैलेंज हो लेकिन आप हाँ, अपने आप को तो एक स्ट्रेस आउट एक कैसे करते हैं? तो एक तो मैं मेडिटेशन करती हूँ डेली और मैं लॉर्ड शिवा की भक्त हूँ और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, थोड़ा जिम विम भी जाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ मतलब अ, बाकी मतलब आई लीव इट टू ऑलमाइटी गॉड कि भाई जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा और अच्छा ही हो रहा है फ्यूचर में। तो ये सब तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स यू हैव टू डील, एवरीबॉडी हैज टू डील विद दैट। एक एडवोकेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होती हैं जो लाइक अभी नए नए अपना करियर बनाना चाहते हैं एडवोकेसी फील्ड में, एडवोकेट बनना चाहता है कोई, तो क्या वो चीजें हैं जो उनको अपनानी चाहिए, जो वैल्यूज उनकी लाइफ में होनी चाहिए, या फिर जिस चीज पर उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आप उनको क्या सलाह देंगे? तो जो अपकमिंग लॉयर्स हैं और एडवोकेट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, मैं उनको यही दूंगी सबसे पहले तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, क्योंकि आजकल के मतलब मेरे भी बच्चे उसी एज में है, मेरी डॉटर भी लॉ परस्यू कर रही है, तो उन लोगों की लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब सब बच्चों का ही मैं बोलूँगी। तो एक तो अपने को लाइफ में डिसिप्लिन करके और इनिशियली मेहनत करिए काफ़ी, वर्क हार्ड करिए एंड सक्सेस विल फॉलो, मतलब अल्टीमेटली डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल कम बट यू हैव टू मतलब आप पहले मेहनत करिए, क्योंकि इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा और काफ़ी डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और सीनियर्स की मतलब बातें माने और सुने यही मैं बोलूँगी। जो वो आपको गाइड करें, वो फॉलो करें। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी मैसेज कि जो सोसाइटी में है, मतलब जो चीज़ें हैं, डोंट मतलब सोसाइटी आजकल बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, तो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब रिलेशंस, वैल्यूज़ सब खत्म हो गई है अगर देखा जाए तो। कोई मतलब वो नहीं रह गया है कि भाई कि फादर और सन का रिलेशन या मदर का और बच्चों का रिलेशन। तो मैं यही बोलूँगी कि डोंट रन आफ्टर मनी, मनी इज़ जस्ट मतलब एक सोर्स है, लेकिन आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखें लाइफ में अच्छा करने के लिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपने को खुश रखें और अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, इसी से हमारी सोसाइटी इवॉल्व होगी, अच्छी होगी, पीसफुल सोसाइटी होगी, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जी सपना जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है और ये कहीं न कहीं आज हमारी सोसाइटी की सच्चाई बन चुकी है कि चीज़ें छूट रही हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। इसी के साथ आज सपना जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ, एक नई रियल लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप भी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिका जी, थैंक यू।